हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह एंड आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में। ये टॉपिक आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही प्यारा इस पे एक्सप्लेन सेक्शन एक आया था, जिसमें पूरा इसने ओवरव्यू दिया था कि मीथेन क्या है, क्या उसके साथ इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उसमें क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहता है, किस तरीके से वो प्लानट को हार्म कर रहा है, फिर ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है, कौन से सिग्नेटरीज कंट्री हैं, और इसके साथ क्या इशू हैं, क्या नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं। तो ये सब हम सारा इन 3C अप्रोच हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इन अ कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी मैनर। तो इस 3C अप्रोच को याद रखते हुए हम ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये आज हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल आया था, आज यानी कि नवंबर 3 2021 को ये आर्टिकल आया था। और इसमें यही आया था कि ग्लोबल मीथेन pledge was launched at the ongoing UN COP26, जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 टू UNF 3C ट्रिपल सी कॉन्फ्रेंस जो उस पर हो रही है, तो ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, अंडर द को प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड इटली। तो वहां पे ये प्लेज लॉन्च करी गई है। नेट जीरो पे भी इंडिया ने वैसे अपना टारगेट कमिट करा है। इंडिया ने कमिट करा है कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो का टारगेट अचीव करने का प्रयास करेगी। तो ये चीजें काफी, मतलब बहुत सारी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है कॉप 26 में। वो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं AQ22 के यूट्यूब के चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आज हम ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं मीथेन के बारे में, ताकि बेसिक ओवरव्यू हो जाए। ये नहीं चाहते कि सिर्फ मीथेन की प्लेज के बारे में आपको बताया जाए, तो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए भी ये भी कर लेते हैं कि व्हाट इज मीथेन। मीथेन क्या है? पहली बात तो एक केमिकल कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। दैट इज 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके कंटेक्स्ट में देखें, केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखें, तो इट इज अ ग्रुप 14 हाइड्राइड, द सिंपलेस्ट एल्केन एंड द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। और ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ये आपका कंटेक्स्ट हो गया। ये नेचुरल गैस का तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ही, साथ में एक ये ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रुप 14 हाइड्राइड है और सिंपलेस्ट एल्केन है। अब इसके अगर हम सोर्स और इसकी प्रेजेंस के बारे में बात देखें, तो अर्थ के उसमें एटमॉस्फेयर में, आपके एटमॉस्फेयर में भी हो गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो गया, सी फ्लोर्स में भी हो गया, वहां पे तो मिलता ही है, साथ में बाकी प्लैनेट्स पे भी मिलता है, इंक्लूडिंग मार्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आपके स्पेस के कंटेक्स्ट में भी हो गया कि जब मार्स के ऊपर स्टडीज करी जाती हैं, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, कोई भी मिशन लॉन्च करा जाता है तो वहां पे डिटेक्शन ऑफ आपके बाकी जो मेटल्स हो गए, वहां पे आपके जो कंपोनेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, उनको तो डिटेक्ट करता ही है, साथ में मीथेन की डिटेक्शन के बारे में भी वहां पे स्टडीज चलती रहती हैं। तो यानी कि स्पेस रिसर्च के लिए भी इंपॉर्टेंट है मीथेन। अब मीथेन के अगर हम सोर्सेस की बात करें, अर्थ के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो सोर्सेज उसके ह्यूमन सोर्सेज यानी कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी हैं और नेचुरल सोर्सेज भी हैं। तो उनको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बट जो मेजर सोर्सेज हैं मीथेन का अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो ह्यूमन यानी कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज आर द मेन रीजंस, वो उसका मेन कंट्रीब्यूशन है। तो ह्यूमन सोर्सेज ऑफ मीथेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशन, यानी कि 100 में से 60% आपका जो सोर्स ऑफ मीथेन है वो आपका ह्यूमन सोर्स है। अब हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज के बारे में, कि नेचुरली अकरिंग मीथेन कहां पे मिलती है। आपकी जो सी फ्लोर है, ग्राउंड पे भी मिलती है, सी फ्लोर पे भी मिलती है, और आपके एटमॉस्फेयर पे भी मिलती है। तो जो सी फ्लोर में है और कि जो आपके बिलो द ग्राउंड है, दैट इज फॉर्म बाय बोथ जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ मीथेन इज अंडर द सी फ्लोर इन द फॉर्म ऑफ मीथेन क्लैथरेट्स। मीथेन क्लैथरेट्स ये याद कर लीजिएगा, जिसको हम ये भी कहते हैं मीथेन हाइड्रेट्स। तो अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें, उसका नेचुरल रिजर्वायर की बात करें, तो वो अंडर द सी फ्लोर, जो आपका सी बेड है, उसके अंदर आपका मीथेन मिला जाता है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन क्लैथरेट्स, विच इज ऑल्सो नोन एज मीथेन हाइड्रेट्स। तो कभी कभी कंफ्यूजन के, आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी कर सकती है कि हाइड्रेट्स की जगह मीथेन क्लैथरेट्स का नाम ले ले, तो इस कंटेक्स्ट में तो ये है। और अगर हम सरफेस की बात करें, देन व्हेन मीथेन रीचेज द सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक मीथेन। तो ये ध्यान रखना कि मीथेन हाइड्रेट्स और मीथेन क्लैथरेट्स एक चीज है, और फिर एटमॉस्फेरिक मीथेन दूसरी चीज है। तो ये हमने नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात करी। पर जो 60% ऑफ जो ग्लोबल मीथेन एमिशन है, वो कहां से होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि वो
ह्यूमन सोर्सेज उसके होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज होते हैं। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन सोर्सेज यानी कि जिसमें ह्यूमन का रोल रहता है, मतलब किस तरीके से मीथेन जनरेट होता है। तो ह्यूमन सोर्सेज ऑफ मीथेन इंक्लूड डीकम्पोजिशन इन लैंडफिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम, जो सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन सोर्सेज। मैंने आपको ये भी बताया था कि लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इफ यू टॉक अबाउट द नेचुरल सोर्सेज वो आपका सी फ्लोर के अंदर होता है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स। पर अगर हम ह्यूमन सोर्सेज की बात करें, देन ऑयल एंड गैस सेक्टर्स दे आर द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द ह्यूमन सोर्सेज ऑफ मीथेन। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स तो आपके हो गए, डीकम्पोजिशन इन लैंडफिल्स हो गया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गया। इसी वजह से कभी कभार एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में भी जब आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बाकी न्यूज़पेपर्स में, तो आपने पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर भी किस तरीके से रोल प्ले करता है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। फिर कोल माइनिंग हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, एंड बाकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो गए। तो ये आपके ह्यूमन सोर्सेज हैं। तो इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है, ये 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सोर्स, एज द ह्यूमन सोर्स ऑफ मीथेन, या फिर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन। एंथ्रोपोजेनिक यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन, वो कंफ्यूज करने के लिए, तो उसमें ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं कोल बेड मीथेन के बारे में भी। कोल बेड मीथेन गैस, इसके बारे में भी पढ़ा होगा, तो साइड बाय साइड लगे हाथ इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, साथ में एनर्जी के कंटेक्स्ट में, एनर्जी के कंटेक्स्ट में भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल बेड मीथेन गैस को भी एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ इनिशिएटिव या कुछ ना कुछ बात करती रहती है। तो 2019 में मैंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोल इंडिया लिमिटेड को कहा था कि अगले 2-3 साल में 2 MMSCB यानी कि 2 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स कोल बेड मीथेन आपको गैस प्रोड्यूस करनी है पर डे। 2 MMSCB आपको प्रोड्यूस करनी है कोल बेड मीथेन गैस पर डे इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। अब उस पर ज्यादा प्रोग्रेस तो नहीं है, पर ये एटलीस्ट टारगेट था। ये एक पॉलिसी उन्होंने लॉन्च करी थी कि इस तरीके से टारगेट एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज करना था टू एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो कोल बेड मीथेन गैस के बारे में भी बात करें तो इसमें भी क्या है, ये एक अनकन्वेंशनल गैस सोर्स है, उसका रिजर्वायर है। तो क्या करते हैं उसमें, वहां पे जो सी फ्लोर में, वहां पे जो आपका जो सी बेड है, वहां पे जो आपका कोल है, वहां पे ड्रिलिंग करते हैं और वहां से रॉक से आपका वहां से कोल बेड मीथेन गैस आपकी निकालते हैं। ये शेल गैस की तरीके से ही है, दोनों को अनकन्वेंशनल सोर्स माना जाता है। शेल गैस का जैसे माना जाता है कि यूएस ने काफी इस पे वहां पे रिसर्च करी है और थोड़ी प्रोग्रेस मिली है, सो एज टू डाइवर्सिफाई एंड टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन ऑयल। तो शेल गैस को भी एक काफी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी माना जाता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे ही। तो सिमिलरली दोनों सेम है, टेक्नोलॉजी काफी हद तक सेम है, सिर्फ फर्क क्या आता है कि जो आपका अंडरलाइंग आपका जो रॉक है जहां पे आपकी गैस निकलती है, वो क्या फर्क होता है। शेल गैस के केस में वहां पे शेल से निकाला जाता है आपकी गैस, एंड सीबीएम के केस में आपका कोल होता है, जो आपका अंडरलाइंग आपका रॉक जहां से आपकी गैस निकाली जाती है। तो शेल गैस आपकी शेल से निकाली जाती है और कोल बेड मीथेन गैस जो आपकी है वो आपकी कोल बेड से निकाली जाती है। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं, ये सीबीएम गैस के बारे में था। अब हम बात, अभी तक तो मैंने सिर्फ बैकग्राउंड बताया था, रिलेटेड एस्पेक्ट। एक होता है ना कि पूरा आपका बैकग्राउंड सेट करा था कि आपके कोई डाउट्स क्लियर ना हो, ताकि हम ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में ढंग से पढ़ ले। तो क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशन, दैट इज वेरी सिंपल। अभी तक हमने नेट जीरो के बारे में पढ़ रहे थे, वो कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये मीथेन के कंटेक्स्ट में भी है। अब टारगेट क्या है, टू कट डाउन मीथेन एमिशन बाय अप टू 30%। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 2020 लेवल बाय द ईयर 2030। तो 2030 तक आपका जो मीथेन एमिशन है वो 30% कम करना है एज कंपेयर टू द 2020 लेवल। ये इंपॉर्टेंट है टारगेट, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में कभी भी ग्रीन हाउस एमिशन के कंटेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान रखना, सिर्फ कार्बन एमिशन के कंटेक्स्ट में मत बोलना, मीथेन के एमिशन में भी कंटेक्स्ट में भी बोलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसे मिस कर देंगे। अब ये किसका इनिशिएटिव है, जो ये मीथेन प्लेज है, जो COP26 टू UNF3C, उस पे वहां पे आपका जो लॉन्च करा गया है, ये मीथेन प्लेज लॉन्च करी गई, किसने इनिशिएट करा है, दैट इज इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड EU, यूरोपियन यूनियन। उन्होंने इनिशिएट करा है ये।
अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या मानी जाती है, क्या डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी है, ऑलरेडी इसके लिए कुछ मैकेनिज्म है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा है दैट मोर देन 75% ऑफ द मीथेन एमिशंस कैन बी मिटिगेटेड विद द टेक्नोलॉजी दैट एग्जिस्ट टुडे। तो नेट जीरो के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था, जो कार्बन न्यूट्रलिटी के कंटेक्स्ट में, कार्बन कैप्चर वगैरह के कंटेक्स्ट में, एक उसका क्रिटिसिज्म ये था कि इंडिया ने भी ऑल दो कमिट कर दिया है 2070 तक उसे अचीव करने के लिए, पर इसके तो उसमें एक इशू ये था कि ना तो वो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है नेट जीरो, कार्बन जीरो के कंटेक्स्ट में, और दूसरा ये कि कार्बन कैप्चर की जो टेक्नोलॉजीज है वो काफी एक माना जाता है कि फ्यूचरिस्टिक है, अभी एक्सपेंसिव है, तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से यह माना जाता है कि ऑलरेडी अभी जो टेक्नोलॉजीज है उससे मीथेन एमिशन को कर्ब करा जा सकता है। एंड इट ऑल्सो सेज दैट अप टू 40% ऑफ दिस कैन बी डन एट नो एडिशनल कॉस्ट। तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी भी है और कॉस्टली भी नहीं है। और साथ में कहा जाता है कि जो मीथेन एमिशन है दैट इज मोर हार्मफुल देन कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और उससे मतलब आपका ये लगा दीजिए कि कॉस्ट तो ज्यादा लगेगी नहीं, और साथ में इफेक्टिव भी ज्यादा है आपका। तो ये इसके बेनिफिट है। इसके सिग्नेटरीज की बात करें तो यहां पे इसको ज्यादा COP26 पे पुश तो करा गया था, बट इट वाज फर्स्ट अनाउंस इन सितंबर 2021, यानी कि रीसेंट डेवलपमेंट है। तो अगले साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मीथेन को तो पूरा पढ़ के जाना, घोट के चले जाना भाई, ठीक है। तो ये इनिशिएट कर रहा था, और अब तक अराउंड 90 कंट्रीज हैव साइंड इट। तो एक अगर हम ब्रिक कंट्रीज के बारे में देखें, ब्रिक कंट्रीज आपकी कौन सी होगी, ब्राजील हो गई, रशिया हो गई, इंडिया हो गई, चाइना हो गई। तो उसमें से अभी तक चाइना, रशिया, इंडिया ने अभी से साइन नहीं करा, और ऑस्ट्रेलिया ने अभी उन्होंने कोई कमेंट भी नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा दैट इट विल नॉट बैक द प्लेज। जो मेजर मीथेन एमिशन कंट्रीज मानी जाती है उसमें से जो एक बड़ी कंट्री है ब्राजील, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ मीथेन, तो उसने साइन करा है। तो यहां पे एक एमसीक्यू बन सकता है कि 5 अगर ब्रिक कंट्रीज में से किस कंट्री ने साइन करा है, तो ये आपका हो गया ब्राजील ने साइन कर दिया। साथ में अब ये देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्या रीजन है कि फ्रंट पेज पे मीथेन एमिशन के ऊपर यहाँ पे इसमें इतनी कवरेज दी जा रही है ग्लोबल के बारे में। तो अगर हम की फैक्ट्स पढ़ें कि क्या रीजन है इसके इतने ऊपर, इतने हाइप का, तो इसका ये कि मीथेन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहला रीजन हो गया इसका। और ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से, यानी कि टेम्परेचर का, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता है उसमें इसका भी रोल ज्यादा रहा है, ठीक है। और ये काफी सारी रिपोर्ट्स ने, मैं वो रिपोर्ट्स का डेटा भी शेयर करूंगा, कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ने कहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को तो टारगेट करना चाहिए, पर अगर मीथेन को टारगेट करा जाए तो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है कि ग्लोबल वार्मिंग को वहीं तक रखना है, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी है हमारा कि 2 डिग्री तक, बट आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करा जाए तो हम बच सकते हैं, वरना तो उसके बाद काफी ज्यादा इश्यूज रहेंगे। तो ये जो टारगेट है आपका, ये मीथेन को टारगेट करके इजीली अचीव हो जाएगा अगर मीथेन को कब करा जाए। अब हम रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए और साथ में मेंस के लिए, ये दोनों के लिए ग्लोबल मीथेन प्लेज आपका इंपॉर्टेंट है। तो काफी बार मैं अपने स्टूडेंट्स को यही एक चीज कहता हूं कि अगर कोई भी डेटा, अगर आप आंसर लिख रहे होते हैं तो उसमें बेटर रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा आप रेफर करें उसमें, कि ये मत लिखिए कि ये मुझे लगता है, बेटर ये लगेगा ये कहिए कि आईपीसीसी ने क्या कहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्या कहा है, यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है। ऐसी रिपोर्ट्स को अगर आप कोट करेंगे तो आपको आर्ग्यू करने में आसानी रहेगी। तो मैं बात करता हूं कि रिपोर्ट्स ने क्या कहा है। तो अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आई थी, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसके अकॉर्डिंग मीथेन अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस नेट राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो इस पे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आईपीसीसी ने कहा है, और इसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती हैं। ये तो हो गया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसके बारे में मैंने बताया था, तो उसका व्यू है कि ऑल्दो मीथेन हैज मच शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, 12 years as compared to centuries for CO2, it is more potent GHG as it absorbs more energy while it is in the atmosphere। तो ऑल्दो इसका एटमॉस्फेयर में एग्जिस्टेंस का, जब मीथेन आपकी एटमॉस्फेयर में एमिट होता है तो वो कितने टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहता है, तो उसका लाइफ टाइम उसका 12 ईयर ही है एज कंपेयर टू CO2 जिसका लाइफ टाइम आपका सेंचुरीज तक चले जाता है। बट इट इज मोर पोटेंट, यानी कि
हानिकारक है एक तरीके से, वो कहता है ना हानिकारक बापू आपका, तो मीथेन आपका हानिकारक बापू है इन कंपैरिजन टू आपका CO2। तो एक तो ये दूसरा रीजन ये हो गया, ठीक है, कि पहली बात तो ये कि आईपीसीसी का व्यू था। दूसरा आईईए का जो व्यू है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि लाइफ टाइम शॉर्टेज है, मतलब उसका शॉर्ट है इन कंपैरिजन टू CO2, बट इट इज मोर हार्मफुल। ठीक है, फिर अब यूनाइटेड नेशन की भी काफी सारी रिपोर्ट्स है, उसमें उन्होंने क्या कहा है that according to United Nations 25% of the global warming that the world is experiencing today is because of methane. It also says that global warming potential of methane is 80 times greater than CO2 about 20 years after it has been released into the atmosphere. Again, जो IEA ने कहा है, जो IPCC ने कहा है, वही उसने एक तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ने भी यही कहा है। तो यानी कि IPCC की और IEA की रिपोर्ट्स गलत नहीं है। And it also says that the average methane leak rate of 2.3% erodes much of the climate advantage the gas has over coal. तो ये आपके की पॉइंट्स है, ये आपके रिपोर्ट्स जो मीथेन के कंटेक्स्ट में आपका व्यू है कि वाई कंट्रीज शुड कमिट टू द ग्लोबल मीथेन प्लेज, और मीथेन एमिशन को भी क्यों कब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको एक फोकस करना चाहिए, मीथेन को भी फोकस करना चाहिए। तो ये आपका लेक्चर था, इस पे कुछ एमसीक्यू बनते हैं। वैसे मैं स्टार्टिंग में पूछता हूं, अगर मैं आपसे एमसीक्यू पूछूं क्या क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट इज मीथेन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर, ट्रू और फॉल्स। तो हमने पढ़ा था इट्स ट्रू, द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर इज CO2। अगर मैं सिग्नेटरीज के बारे में बात करूं कि एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नवंबर 3 2021 कौन कौन सी कंट्रीज ने ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन करा है अमंग द ब्रिक नेशंस। तो उसमें करेक्ट आंसर है, अभी ब्रिक के बाद में मैंने ब्रिक्स नहीं बोला, एस नहीं बोला मैंने। तो जो मेजर उसकी एमिशन कंट्रीज हैं, रशिया, इंडिया, चाइना और ब्राजील। तो इसमें से किसने साइन करा है? ब्राजील ने करा है। मीथेन एमिशन का जो ग्लोबल मीथेन एमिशन का जो टारगेट है वो क्या है? बाय 2030 एंड हाउ मच? 30% है। इस पे भी एक बन सकता है। एंड इट इज डिटेक्टेड ऑन सम एनी अदर प्लैनेट, ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, इट हैज बीन डिटेक्टेड ऑन मार्स। तो ये कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स ये आपका ग्लोबल मीथेन प्लेज के ऊपर एक आर्टिकल था। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर इसके कंटेक्स्ट में आपकी कुछ क्वेरीज हैं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए, मुझे और मेरी टीम मेंबर्स को, हम आप रिवर्ट करेंगे। एंड वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे हो गया फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। ये हमारे ऑफिस का फ़ोन नंबर है, आप कभी भी इसमें घंटी मार सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह एंड थैंक यू।